तो नमस्कार सभी साथियों को। तो वेलकम आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल के अंदर, राहुल लर्निंग जोन के अंदर। तो हम लोग जो कंटिन्यू किए हुए थे, जो हमारी बुक थी गो आधारित खेती राजीव दीक्षित के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट आगे का कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं, जिसका हमारा टॉपिक है पंचगव्य और उसके उत्पादों का प्रयोग। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल के अंदर। तो अपने स्टार्ट करते हैं। पंचगव्य है वो गाय का विषय राजीव दीक्षित जी का सबसे विशेष यानी विषय है, वो बहुत ही फेवरेट है। इसमें क्या था भाई, जो हमने कल लिया था समुद्री फैन वगैरह जो है, उसके अंदर क्या चीज़ है, किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से क्या है, फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसकी आज। तो आज हमारा गौशाला और पंचगव्यों के उत्पादों का प्रयोग। गाय का विषय राजीव भाई का प्रिय विषय है एवं कत्ल खानों में जाने वाली गायों को रोकने के लिए उनके गोबर गौमूत्र से पंचगव्य उत्पाद बनाकर खेती में प्रयोग होने वाली गाय वाली गोबर खाद व कीट नियंत्रक बनाकर बेचा जा सकता है या बचाया जा सकता है, उनकी सेवा की जा सकती है एवं इस उद्देश्य से एक गौशाला व पंचगव्य उत्पादों का उत्पादन प्रशिक्षण की योजना है और गांव-गांव में जानकारी पहुंचे ताकि तैयारी चल सके। यानी इस मेन मुद्दा ये है कि गाय को बचाना चाहिए, जिससे हमें पंचगव्य भी मिलेगा, गौमूत्र भी होगा, गोबर भी होगा, दूध भी होगा, दही भी होगा, ए टू जेड जितनी भी सारी बच जाएंगी। सबसे पहले कह रहा है गाय का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है, बीमारियों और बच्चों के लिए बहुत उपयोगी आहार माना जाता है। इसके अलावा दूध से कई तरह के पकवान बनाए जा सकते हैं, जैसे दूध से दही, पनीर, मक्खन, घी भी बना सकते हैं। गाय का घी और गौमूत्र अनेक आयुर्वेदिक औषधियों के बनाने में काम आता है। गाय का गोबर फसलों के लिए वो सबसे उत्तम खाद है और गाय के मरने के बाद भी उसका चमड़ा, हड्डियां, सींग सहित सभी अंगों से किसी न किसी तरीके से काम आते हैं। अन्य पशुओं की तुलना में गाय का दूध बहुत उपयोगी होता है। यानी अगर भैंस के कंपैरिजन में अपने बात करें तो गाय का जो दूध होता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है और उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू भी कुछ ज़्यादा होती है। बच्चों को विशेष तौर पर गाय का दूध पिलाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि भैंस का दूध जहाँ सुस्ती लाता है वहीं गाय का दूध बच्चों में चंचलता बनाए रखता है, यानी कि उसमें मूवमेंट ज़्यादा आती है। माना जाता है कि भैंस का बच्चा, जिसको पाडा बोलते हैं अपने, दूध पीने के बाद सो जाता है। यानी कि जो भैंस का दूध होता है वो डाइजेशन करने में दिक्कत आता है, यानी डाइजेशन उसका लेट होता है या फिर उसको डाइजेशन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। वहीं गाय के दूध का डाइजेशन करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, इसलिए बच्चा सुस्त नहीं रह पाता, चंचल होता है। जबकि गाय का बछड़ा अपनी माँ का दूध पीने के बाद उछल कूद करता है। गाय न सिर्फ अपने जीवन में लोगों के लिए उपयोगी है, वह मरने के बाद भी उसके शरीर से कई अंग बनाए जा सकते हैं, कई चीज़ें यूज हो सकती है, जैसे गाय का चमड़ा हो गया, सींग, खुर से दैनिक जीवनोपयोगी सामान तैयार किए जा सकते हैं। गाय की हड्डियों से तैयार खाद भी काम आती है। अब शारीरिक संरचना के बारे में बात करते हैं हम, कि शारीरिक संरचना गाय का एक मुंह गाय का एक मुंह, दो आंख, दो कान, चार थन, दो सींग, दो नथुने, चार पांव होते हैं। पांव के खुर गाय के लिए जूतों का काम करते हैं। गाय की पूंछ लंबी होती है, उसके किनारे पर एक गुच्छा भी होता है, जिससे कि वह मक्खियाँ आदि उड़ाने का काम करती है। गाय की एकाध प्रजाति में सींग नहीं होते, कुछ वह जाति होती है जिनके अंदर सींग नहीं होते, बाकी सब में होते हैं। गाय की नस्ल के बारे में बात करें, गाय की यूँ तो कई नस्लें होती हैं, लेकिन भारत की मुख्यतः साहिवाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में रखते हैं। गिर हो गया, दक्षिण काठियावाड़ में रखते हैं। थार पारकर हो गया, जोधपुर, जैसलमेर, कच्छ के क्षेत्र के अंदर। कर्न फ्रीज हो गया, राजस्थान के अंदर है। विदेशी नस्ल में जर्सी गाय होगी, सर्वाधिक लोकप्रिय मानी जाती है। यह गाय दूध भी अधिक देती है। वह गाय कई रंगों जैसे कि सफ़ेद, काला, लाल, बादामी, चितकबरी होती है। वह गाय छोटी होती है, जबकि विदेशी गाय का शरीर बहुत बड़ा होता है। भाई दूध भी ज़्यादा देती है ना, उसी अकॉर्डिंग, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। धार्मिक महत्व क्या है गाय का भारत के अंदर?
भारत में गाय का देवी का दर्जा माना जाता है। वह ऐसी मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। यही कारण है कि दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर गाय की विशेष पूजा की जाती है व उनके मोर पंखों आदि से श्रृंगार किया जाता है। गाय का प्राचीन भारत में गाय समृद्धि तथा प्रतीक मानी जाती थी। वह युद्ध के दौरान स्वर्ण आभूषणों के साथ गायों को भी लूट लिया जाता था एवं जिस राज्य में जितनी गाय होती थी उनका उतना ही संपन्न माना जाता था। यानी जो गाय के नंबर ऑफ काउज यानी कि गाय के अकॉर्डिंग ही उनको समृद्ध माना जाता। जिसके पास गाय ज़्यादा थी उनको समृद्ध ज़्यादा माना जाता था, संपन्न ज़्यादा माना जाता। कृष्ण के गाय को कृष्ण के गाय प्रेम को भला कौन ही नहीं जानता। इसी कारण उनका नाम गोपाल भी पड़ा था। निष्कर्ष क्या है? कुल मिलाकर के गाय का मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। गाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तो आज भी रीढ़ है। दुर्भाग्य से शहरों में जिस तरह पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है उसे फेंक दिया जाता है, उससे खाकर गायों की ऐसे मौत हो जाती है। इस दिशा में सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि हमारी आस्था और अर्थव्यवस्था पर प्रतीक गो अंश को बचाया जा सके। अब कीटनाशक दवाओं का यूज़ किस तरीके से करें? एक नारा है, क्या है, किसान घर में खुद बना सके वो भी कम से कम खर्चे में। व इसी प्रकार से हम कीटनाशक भी खुद तैयार कर सकते हैं क्या? ये सवाल है। तो अब बात करते हैं देखो कीटनाशक की। बाजार में किसी विदेशी कंपनी को 15,000 रुपये लीटर का कीटनाशक लाने से अच्छा है कि गौमाता द्वारा देसी बैल के मूत्र कीटनाशक बना सकते हैं। अगर किसी फसल में कोई कीट या जंतु लगा है तो उसको ख़त्म करना, उसको मारना, वो उसके लिए एक सूत्र आप लिख सकते हैं। कीटनाशक बनाना भी बेहद आसान है और कोई भी किसान भाई अपने घर में बना सकता है। कीटनाशक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई कि 1 एकड़ खेत के लिए अगर कीटनाशक बनाना है तो 1 एकड़ के लिए बता रहे हैं क्या क्या लेना है। देखो सबसे पहले इसमें क्या है, 20 लीटर क्या लेना है देसी गाय का गौमूत्र या बैल का मूत्र। 20 लीटर क्या लेना है मूत्र में, 20 लीटर मूत्र में 2.5 किलो क्या डालना है या आधा किलो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 2.5 किलो नीम की पत्ती मिला लें पीस करके या उसकी चटनी बना लें। नीम के पत्ते से भी अच्छा होता है नीम की निम्बोली की चटनी। हो सके तो पत्ते मिला लें, अगर निम्बोली है तो निम्बोली मिला लें। और उनको क्या करें भाई आगे, इसी तरह से एक दूसरा पत्ता होता है धतूरे का पत्ता, लगभग 2.5 किलो धतूरे के पत्ते की चटनी मिला लें। देखो क्या हुआ कि या तो क्या करें नीम के पत्ते है लेकिन धतूरे के भी है तो भी डाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एक पेड़ है जिसका नाम है आक का तो पेड़ देखा सारों ने, जिसको अर्कमदार कहते हैं आयुर्वेद में। इसके भी पत्ते 2.5 किलो ले लो और इसकी भी चटनी बना करके उसमें मिला दो। बेलपत्र तो सारों को पता ही है, बेलपत्र के भी पत्ते जो शंकर भगवान को चढ़ाए जाते हैं उनको भी कितने किलो, 2.5 किलो ले लो। और 2.5 किलो क्या लेना है, सीताफल लेना है, शरीफा बोलते हैं जिसे, या 2.5 किलो पत्तों की चटनी, उनकी पत्तों की चटनी। और आधा किलो 750 ग्राम तक तंबाकू का पाउडर डाल ले। तंबाकू भी क्या करता है, पेस्टिसाइड की तरह काम करता है। फिर 1 किलो लाल मिर्च डाल लें और इसमें बेशरम के पत्ते 2.5 किलो डाल लें, अगर है तो डाल लें अदरवाइज रहने दें। अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। तो यह 5-6 तरीके के पेड़ों के पत्ते आप ले लो 2.5 किलो, उनको पीस करके 20 लीटर देसी गौमूत्र में, देसी बैल के मूत्र में डालकर उबालें। इसे उबालते समय आधा किलो से 750 ग्राम तंबाकू ले लें और पाउडर डाल दें और ये डाल करके उबाल लेना है। उबाल कर इसको ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद छान करके उसको बोतलों में भर लें और रख लीजिए। ये कभी भी ख़राब नहीं होता। अब ये क्या है, ऐसा आपके पास पेस्टिसाइड बन गया जो ख़राब नहीं होगा कभी कभी, साल में 2 साल में कभी भी यूज़ कर लो इसको। ये कीटनाशक तैयार हो गया। इसका डालना कैसे है, जितना कीटनाशक लेंगे उतना उसका 20 गुना पानी, यानी कि अगर 1 लीटर अपने ये पेस्टिसाइड ले रहे हैं तो 20 लीटर पानी लेना पड़ेगा। अगर 1 लीटर कीटनाशक लिया है तो 20 लीटर पानी, 10 लीटर कीटनाशक लिया है तो 200 लीटर पानी।
यानी कि जितना कीटनाशक है तैयार करना है उसका अंदाज़ा लगा लीजिए और 20 गुना पानी ले लीजिए और पानी में मिलाकर छिड़क दीजिए किसी फसल पर। इसका छिड़कने का परिणाम ये है कि 2 से 3 दिन के अंदर जिस फसल पर स्प्रे किया है उस पर कीट व जंतु आपको दिखाई नहीं देंगे। कीड़े जंतु सब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। यानी ये ख़त्म होने का काम नहीं, ये रिपेलेंट करता है, भगा देता है कीड़ों को, आपके खेत में नहीं रहेगा कोई। इसका प्रभावशाली ये कीटनाशक बनकर तैयार है। वह बड़ी से बड़ी विदेशी कंपनी इस कीटनाशक से सैकड़ों गुना ज़्यादा ताकतवर है। यानी कंपनियों से ज़्यादा ताकतवर है ये। इसमें एकदम फोकट में बना है, वह बनने का कोई खर्चा नहीं है। देसी गौमाता व देसी बैल का मूत्र मुफ्त मिल जाता है। नीम के पत्ते, निम्बोली, आड़, ये सब चीज़ें गाँव में इस्तेमाल होती है, मिल जाती हैं। अब बीज संस्करण के लिए एक छोटा सा सूत्र, यानी सीड ट्रीटमेंट या बीजोपचार करने के लिए तीसरी जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि अच्छी फसल लेने के लिए बीज को आप खेत में डालते हैं वह उस बीज को पहले संस्कृत करिए, फिर मिट्टी में डालिए। बीज संस्कार करने के लिए छोटा सा सूत्र बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आप गेहूँ का बीज लगाना है तो बीज ले लीजिए और 1 किलो बीज के अनुसार ये सूत्र बता रहा हूँ मैं। यानी 1 किलो अगर आपके पास गेहूँ का बीज है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर कोई बड़े बीज हैं तो उसके थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लेना। 1 किलो किसी भी देसी गाय का गौमूत्र व देसी बैल का गोबर ले लें, या तो गाय का या बैल का गोबर ले लें और उसी देसी गौमाता और उसका 1 लीटर मूत्र ले लें। गोबर और गौमूत्र को आपस में मिला दें, फिर इसमें 100 ग्राम कलई चूना मिला लें। ठीक है, जो चूना आता है दीवार पे करने वाला वो मिला लें, कली चूना 100 ग्राम। और चूना पत्थर का नहीं, कलई चूना पर का पत्थर बाज़ार में मिल जाएगा। मत पत्थर बाज़ार में कहीं से भी लिया हो या फिर दुकानों में मिल जाता है ऑलरेडी आसानी से। उस चूने के पत्थरों को 1 दिन पहले पानी में भिगो कर रख दीजिए, यानी कि शाम को रख दे, सुबह यूज़ कर लो। 2 से 3 लीटर पानी में, यानी कि 100 ग्राम है उसको 2 से 3 लीटर पानी में डाल के रख दो। रात भर इसको पानी गर्म हो जाएगा जिससे कि चूना शांत हो जाएगा। यानी कि वो बिना बुझा हुआ चूना होता है, उसको पानी में डालोगे तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा। फिर इसको घोल लीजिए और इसको 2-3 लीटर चूने वाले पानी को गोबर और गौमूत्र वाले पात्र में या बर्तन में डाल लीजिए। तो गौमूत्र गोबर से 100 ग्राम चूने में जितना घोल तैयार होगा उससे अच्छे से अच्छे बीज को डाल दीजिए और कोई भी बीज 1 किलो उसमें आराम से भीग जाता है। और बीज को इसमें 2 से 3 घंटे डालकर रखिए, रात में डाल दीजिए और सुबह निकाल लीजिए। ये वाला काम करें तो सीड ट्रीटमेंट हो जाएगा उसका। और निकाल कर बीज को छांव में सुखा दीजिए और छांव में सूखने के बाद इसे खेत की मिट्टी में लगा दीजिए और बीज लगेगा, मिट्टी में संस्कृत हो जाएगा। संस्करण करने के फ़ायदे क्या हैं? अब सीड ट्रीटमेंट करते क्यों हैं? इस संस्कृत बीज के 2 फायदे हैं। एक तो फसल को जल्दी कोई कीड़ा नहीं लगेगा, पहली बात तो, क्योंकि जो गौमूत्र है वो पेस्टिसाइड का भी काम करता है। और कुछ इसके अंदर हार्मोनल यानी कि या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी होते हैं जो कीटनाशक जंतुओं से आपको मुक्ति दे देगा। दूसरा, पौधों का उत्पादन भी अच्छा होगा। जो बीज संस्कृत करने का एक सूत्र है, कीटनाशक बनाने का एक सूत्र है, वह खाद बनाने का एक सूत्र है। इन तीन बताएं गए सूत्रों का भरपूर आप प्रयोग अपने खेती में कीजिए और अपने किसान मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप इस वर्ष अपने खेत में 1 एकड़ में से करके देखें। यानी ये चीज़ जो देसी चीज़ें बताई है वो 1 एकड़ में एक बार यूज़ करके देखें। और 1 एकड़ में अपने अगर किसी ये करके देखा तो उसका परिणाम अच्छा आया और अगले वर्ष पूरे खेत में करिए, और ज़्यादा अच्छा आया तो पूरे गांव में बताइए और पूरे ज़िले में भी करा दीजिए। गांव-गांव जाकर आपको मूत्र और गोबर का सूत्र बताएं और किसानों को सिखाना स्टार्ट करें। इसी तरह जैसे योग और प्राणायाम सिखाते हैं उस तरह गांव-गांव जाकर ये योग और प्राणायाम से शरीर दुरुस्त हो जाएगा और गोबर गौमूत्र से, खाद से उनका खेत दुरुस्त हो जाएगा एवं उनकी मिट्टी अच्छी हो जाएगी तो सोने पे सुहागा की स्थिति आ जाएगी। इधर शरीर स्वस्थ होगा, उधर मिट्टी स्वस्थ होगी और उसमें पैदा होने वाले अनाज भी स्वस्थ मिलेगा, उसमें से सब्जियां और हरा चारा भी स्वस्थ मिलेगा।
घास चारा जानवर खाएंगे तो दूध भी बढ़िया मिलेगा, बीमारियां भी कम होंगी, हम स्वस्थ हो जाएंगे। भोजन खाएंगे तो हमारी बीमारियां कम ही आएंगी, डॉक्टर का खर्चा कम होगा, सारी की सारी जड़मूल व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगी। और मेरा ये मानना है कि एक गांव में अगर एक किसान भाई ने यदि ये कर लिया तो 1 साल के अंदर अंदर पूरा गांव उसको अडेप्ट कर लेगा। जैविक खाद बनाने की विधि। अब जैविक खाद कैसे बनाएं? अब देखोगे बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जैविक खाद का। किसान स्वयं घर में बना सकता है और कम से कम खर्चे के अंदर बना सकता है। तो इसके अंदर बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एक सरल सा सूत्र बताता हूँ जिसमें भारत के पिछले 12 से 15 वर्ष हजारों किसान ने अपनाया, वह बहुत लाभ उनको हुआ। यानी ये जितनी भी टेक्नोलॉजी बता रहा है ये प्राकृतिक खेती की टेक्नोलॉजी जो कि एंशिएंट टाइम में यूज़ हुआ करती थी, लेकिन उनको पैसे नहीं बच पाते थे क्योंकि उन पर लगान ज़्यादा था, उन पर टैक्सेस बहुत थे। 50% टैक्स तो अंग्रेज ले जाया करते थे। 12 से 15 वर्ष हजार किसान ने अपनाया कि बहुत लाभ उनको हुआ। 1 एकड़ खेत के लिए भी किसान के खाद बनाने की विधि 1 एकड़ के लिए बता रहे हैं। 1 एकड़ का एरिया तो एक बार में 15 किलो गोबर लगता है और ये गोबर किसी भी देसी गौ माता या देसी बैल का होना अवश्य है। ठीक है, यानी कि देसी का होना चाहिए क्योंकि देसी जो गाय होती है उनमें कुछ क्वालिटीज़ होती है, जो विदेशी है उनमें क्वालिटीज़ नहीं होती। जो चलती फिरती है ना उनके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, उनके कुछ अंदर के एंटीबायोटिक्स निकलते हैं जिनसे उनके गोबर और गौमूत्र के अंदर पेस्टिसाइड की क्वालिटी बनती है और गोबर के अंदर भी यानी कि पीजीआर ग्रोथ रेगुलेटर टाइप के कुछ एलिमेंट्स बनते हैं या केमिकल्स बनते हैं। विदेशी जर्सी गाय का नहीं होना चाहिए। पहली बात तो 15 किलो गोबर लेना है, ठीक है, देसी गाय का। फिर 15 लीटर क्या लेना है, गौमूत्र लेना है उसी जानवर का जिसका गोबर लिया है। ऐसे नहीं कि गोबर तो गाय का ले रहे हो मूत्र भैंस का ले रहे हो, नहीं, दोनों का सेम होना चाहिए। दोनों मिला लीजिए, प्लास्टिक के एक ड्रम में रख दीजिए और फिर इसमें 1 किलो गुड़ डाल दें। ठीक है, 15 लीटर गोबर है, 15 लीटर गौमूत्र है, फिर उसमें 1 किलो गुड़ है और गुड़ ऐसा डाल दीजिए जो गुड़ हम नहीं खा सकते, जानवर नहीं खा सकते, जो बेकार हो बिल्कुल। वो गुड़ खाद बनाने में सबसे अच्छा होता है। तो 1 किलो गुड़, 15 किलो गौमूत्र, 15 किलो गोबर हो गया। फिर 1 किलो किसी भी दाल का आटा बेसन डाल दो। अंत में 1 किलो मिट्टी पीपल या बरगद के पेड़ की। पीपल और बरगद के पेड़ की मिट्टी ही क्यों डालते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं पीपल और बरगद के पेड़ में, जो कि एज ए स्टार्टर का काम करते हैं। जैसे दही में जामन काम आता है उसी तरीके से ये खाद बनाने के लिए ये बैक्टीरिया काम आते हैं। और पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, इस वजह से उसकी मिट्टी डाली जाती है। ये 5 वस्तुओं को एक प्लास्टिक के ड्रम में मिलाएं, डंडे से हाथ से हिलाएं और मिलाने के बाद उसको 15 दिन तक छांव में छोड़ दें। 15 दिन तक इसे सुबह शाम डंडे से हिलाते रहें और 15 दिनों में से खाद बनकर तैयार हो जाएगी। इस खाद में लगभग 150 से 200 लीटर पानी होगा। 150 से 200 लीटर पानी मिलाएं और पानी मिला करके अब ये घोल तैयार है, उसको 1 एकड़ पर्याप्त है, 1 एकड़ में छिड़क दें इसे पूरे को। और अगर 2 एकड़ के लिए पर्याप्त खाद बनानी है तो मात्रा को डबल कर लो, 3 के लिए बनानी है ट्रिपल कर लो। इसको खेत में डालना कैसे है, अगर खेत खाली है तो इसको सीधे स्प्रे कर सकते हैं, मिट्टी को भिगो सकते हैं, डब्बे इसमें भर भर कर छिड़क सकते हैं, स्प्रे पंप में भर करके छिड़क सकते हैं। स्प्रे पंप का नोजल निकाल देंगे तो छिड़कना आसान हो जाएगा। और अगर खड़ी फसल में है तो पानी के साथ दे सकते हैं। खेत में यह खाद कब डालनी चाहिए, अब डालनी कब है, इसका आप हर 21 दिन में दोबारा यूज़ कर दें, हर 21 दिन में इसका स्प्रे कर दें। आज आपने डाला तो दोबारा 21 दिन बाद फिर डाल दें, फिर 21 दिन बाद डाल दें। मतलब इसका अगर फसल 3 महीने की है तो कम से कम 4 बार छिड़कना है। 3 महीने की है तो 4 बार छिड़कना है, 6 महीने की है तो 8 बार छिड़कना है, 4 महीने की है तो 5 बार छिड़क दें,
6 महीने की है तो 7 से 8 बार छिड़क दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साल की फसल है तो उसमें 14 से 15 बार डल जाता है, हर 21 दिन में डालना जानता है। इस खाद को आप किसी भी फसल में भरपूर उत्पादन ले सकते हैं, गेहूँ, धान, चना, यानी कि सीधी सी बात है, अगर ये चीज़ आप डालते हो तो फिर आपको ना तो डीएपी डालने की ज़रूरत रहती है, ना आपको यूरिया डालने की ज़रूरत रहती है, ना एसएसपी डालने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि इसके अंदर सल्फर भी है, फॉस्फोरस भी है, पोटास भी है और नाइट्रोजन भी है, यानी जितने एलिमेंट होते हैं वो ए टू जेड होते हैं। माइक्रो न्यूट्रेंट भी है और मैक्रो न्यूट्रेंट्स भी है और बेस न्यूट्रेंट्स भी है। CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी है इसमें, NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास भी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर भी है इसमें, ए टू जेड जितने की प्लांट को रिक्वायर होते हैं। पहले भी तो नहीं होते थे कभी यूरिया, तो अपने कहाँ से रिकवरी करते थे प्लांट की, इसी से करते थे, इसी के अंदर होते हैं, पहले से अवेलेबल है इस वजह से। तो हर 21 दिन के अंदर इसका स्प्रे कर देना है, तो यानी कि इसके 3-4 ड्रम तैयार कर लो इकट्ठे। सबसे अच्छा परिणाम क्या आता है इसका, आपकी ज़िंदगी का खाद का जो खर्चा है 60% वो कि एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। यानी कि खाद, यूरिया जो लेके आते हो उसका पैसा बचेगा, डीएपी लेके आते हो उसका पैसा बचेगा, सल्फर या एसएसपी लेके आते हो उसका पैसा बचेगा, बोरोन डालते हैं कुछ लोग, माइक्रो न्यूट्रेंट डालते हैं कुछ लोग, तो वो खर्चा बचेगा। और क्या होगा, पेस्टिसाइड का भी खर्चा बचेगा। फिर दूसरा खर्चा क्या ख़त्म हो जाता है कि जब आप ये गोबर या गौमूत्र खाद डालते हैं तो खेत में विष ख़त्म हो जाता है, यानी कि जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट्स आपके खेत के अंदर रखे हुए हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। और जो यांत्रिक जो जंतुनाशक डालना और कम हो जाएगा, तो कीटनाशक डालना और भी कम हो जाएगा। और यूरिया, डीएपी का अक्सर जैसे जैसे मिट्टी में कम हो जाएगा, बाहर से आने वाले कीट और जंतु भी आपके खेत में कम होते जाएंगे। व जंतुनाशक, कीटनाशक डालने से खर्चा भी कम आएगा। मान लीजिए लगातार 3-4 साल आप खाद बनाकर डाल देते हैं तो लगभग तय मानिए कि आपके खेत में कोई भी जहरीला कीट व जंतु आएगा ही नहीं, तो आपको उसको मारने के लिए किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 20% जो कीटनाशक का खर्चा था वो भी बच जाएगा और 80% खर्चा जो आपका बच जाएगा। दूसरी बात इस खाद के बारे में से ये है कि सभी फसलों के लिए है। जानवरों का गोबर, गौमूत्र आसानी से मिल जाता है और गोबर इकट्ठा करना कोई बड़ा काम नहीं है। जानवरों का मूत्र इकट्ठा भी किया जा सकता है। कह रहे देसी गौमाता या देसी बैल का मूत्र कैसे इकट्ठा करें, इकट्ठा कैसे करें भाई? अरे भाई सीधी सी बात है, गोबर तो डायरेक्ट मिल जाता है, गौमूत्र में समस्या आती है। भी गौमूत्र कैसे इकट्ठा करें, तो गौमूत्र ऐसे इकट्ठा करो, या तो गोबर भैंस है या गाय है वो गौमूत्र करे, वहाँ की मिट्टी उठा लो, उसमें भी गौमूत्र होता है। और ऐसा ना हो तो उसका जो नीचे का फर्श है उसकी स्लोप बना दो, थोड़ी सी ढलान, और आगे जाके गड्ढा कर दो पक्का, तो वो जा करके गौमूत्र उसमें इकट्ठा हो जाएगा। इसमें तो ये कह रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि बांधने वाले स्थान पर थोड़ा पक्का बना दें, सीमेंट या पत्थर लगा दें, और जिससे कि उस स्थान का थोड़ा सा ढाल कर दें और फिर उसके नीचे नाली बना दें और एक गड्ढा बना दें जहाँ के जानवर का मूत्र इकट्ठा हो जाए। अगर देसी गौमाता या देसी बैल के मूत्र की विशेषता है कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितने भी साल रखो ख़राब नहीं होता। यानी कि गौमूत्र हो चाहे गोबर हो कभी भी ख़राब नहीं होता, नेवर एक्सपायर्ड। अब इसे गड्ढे में पड़े रहना दो या बोतलों में भर के रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए बिल्कुल निश्चित तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मन में हिचकिचाहट मत रखें, ये जितना पुराना है या नया है इसमें कोई भी खराबी नहीं है। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियों के जंतुनाशक आते हैं उनकी सबकी एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन और उसके बाद भी कीड़े मरते नहीं हैं। और किसान कई बार चख कर देखते हैं कि कहीं नकली तो नहीं है, और तब किसान भी मर जाते हैं और कीड़े नहीं मरते। तो मल्टीनेशनल कंपनियों के कीटनाशक लेने से अच्छा है कि देसी गौमात्रा व देसी बैल का मूत्र यूज़ करें। यानी ये कह रहे हैं राजीव दीक्षित जी के जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं वो इंसान चेक करके देखता था, इंसान निपट जाता है लेकिन कीड़े नहीं मरते फिर भी। तो इसके बाद में तो इसको खाद में
इस्तेमाल करिए। और ये तरीका है कि लगातार 3 साल इस्तेमाल करने पर आपके खेत की मिट्टी एकदम से पवित्र हो जाएगी। यानी कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सर्टिफिकेशन ले सकते हो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के नाम का भी सर्टिफिकेशन ले सकते हो आप, कम से कम 3 साल करने के बाद। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वनौषधि, यानी वनों की औषधि। हमें क्या बनाना है? कीटनाशक बनाना है, फफूंदीनाशक बनाना है। निंदानाशक के रूप में रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। उनकी जांच पड़ताल करके विश्व के आरोग्य संगठन व राष्ट्रीय संघ के खाद्य एवं कृषि संगठनों ने सभी दृष्टि से घातक पाया गया। यानी कि जितने भी अपने केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? नुकसान लायक हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं, लेकिन फिर भी अपने यूज़ करते हैं। फिर भी अकेले 1998 में भारत में 4388 करोड़ रुपए की, यानी 4388 करोड़ रुपए की रासायनिक दवाएं इस्तेमाल हुई थी 1998 में। अब तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी हो गई। 2025 चल रही है, 2026 चल रही है अभी तो। जल, जमीन, हवा, अनाज में भी नहीं, माता के दूध के अंदर भी जहरीले अंश पाए जाते हैं। ये तो 2014 के अंदर अभी पीछे रिपोर्ट हुई थी कि जो मदर मिल्क है उसके अंदर भी पता नहीं एक तो मेलाथियान समथिंग था कुछ, एक ऐसे ये पेस्टिसाइड वगैरह के रेजिड्यू मिले थे। और पता नहीं आईआईटी कुछ नहीं, आईआईटी नहीं थी वो, डॉक्टर थी, उन्होंने रिसर्च की थी इसके बारे में। और जो सत्यमेव जयते के अंदर भी उन्होंने पूरी डिटेल के अंदर बताया हुआ है, जिसके अंदर आमिर खान उसको एंकरिंग करता था। ऐसे विषाक्त वातावरण में 100 साल की कर्ममय जिंदगी हमें कैसे मिली? वे मृत्यु पंथ की ओर ले जाने वाले इस खतरनाक परिस्थिति से बचने के रास्ते को पुरखों के पास थे और जिसे मानव प्रेमी आधुनिक विज्ञान ने प्रशस्त कर दिए। भूमि माता, बीज पिता। भूमि को माता कहते हैं, बीज हमारा पिता है। भूमि सशक्त हो और स्थानीय बीज शुद्ध हो। यानी अब देखो, स्थानीय बीज की बात कर रहे हैं, यानी कि देसी बीज की बात कर रहे हैं, न कि हाइब्रिड बीज की। उसमें उगने वाला पौधा निरोगी हो और पुष्ट होगा, तो जिसे बीमारी नहीं हुई आप अप, तो आप अपने आप निकल जाएंगी। यानी बीज पुष्ट होगा, निरोगी होगा, तो उसमें बीमारी ही नहीं लगेंगी, तो अपने आप ही निकल जाएगा वो। अन्यथा साधारण इलाज से दुरुस्त होती है। रासायनिक खाद के कारण प्रदूषित जल, जमीन व शक्ति कैसे हो, इसलिए बीमारी कहीं देखो। जो जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं दीक्षित जी, तो वो बता रहे हैं शुद्ध बीज यानी कि देसी बीज के बारे में। अगर आप ये चीज़ें हाइब्रिड बीज पे यूज़ करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो वो चीज़ों का रिजल्ट कुछ और मिलेगा। क्यों? पहली बात तो आप ये समझो कि जो हाइब्रिड सीड है उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि पोषक तत्वों की आवश्यकता उसे बहुत ज़्यादा है। तो पोषक तत्वों की आवश्यकता अगर इसे बहुत ज़्यादा है तो उसे चाहिए भी ज़्यादा। जब तक उसे आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलेंगे जितने उसे चाहिए, तो वो रिजल्ट नहीं देगा, प्रोडक्शन नहीं देगा उतना। लेकिन जो देसी बीज की खासियत ये होती है कि उसको न्यूट्रिएंट अगर अवेलेबल पूरे मिल जाएं, तो वो एक ऐसी बढ़िया क्वालिटी वाली चीज़ तैयार कर सकता है जो कि हाइब्रिड सीड के अंदर कंपैरिजन में है ही नहीं। वो चीज़, उस चीज़ के अंदर एक्चुअल में पावर है। तो ज़मीन में वह शक्ति कैसे है? अब पहली चीज़ तो इन्होंने बता दी कि जो बीज है वो पिता के समान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्वास्थ्यदाता नीम और गौमूत्र। नीम, आप लोगों ने पढ़ा है कि नीम का साइंटिफिक नेम, पहली बात, एजाडिरेक्टिन इंडिका होता है, एजाडिरेक्टा इंडिका। और इसमें एक एजाडिरेक्टिन नाम का एलिमेंट्स होता है जो कि इंसेक्टिसाइड बनाने में, पेस्टिसाइड बनाने में काम आता है, जो कि उनको भगाने में काम आता है, रिपेलेंट। उनको पसंद नहीं होता इंसेक्ट्स को वो वाला केमिकल। तो नीम की जड़, अंतरसाल, पत्ते, फूल, निमोली, खली, तेल आदि में समुचित उपयोग से 400 प्रकार के हानिकारक कीटकों से रक्षा हो सकती है। यानी 400 से ज़्यादा इंसेक्ट है उनको कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल नहीं मतलब ऐसे उनसे प्रिकॉशन कर सकता है, उनसे रक्षा कर सकता है हमारी भी फसलों की। ऐसा वैज्ञानिकों का अनुभव है कि इस कारण नीम को जगत का सम्मान प्राप्त है। वह नीम में अवरोधक, नियंत्रक गुण है। वह नुकसानदेह कीटकों के
प्रजनन कार्य में रुकावट डालता है, उन्हें नपुंसक बनाता है, उनको कार्यांतरण न होने देता है, वह उसका कवच निर्माण न होने दे। दीमक का नियंत्रण करना, उपयुक्त कीटकों के बचाव करके खली से भूमि का सशक्त बनाने का कार्य भी करता है। गौमूत्र में रोग अवरोधक, रोग निवारण, फसलों की पोषक संजीवनी शक्ति है। वह इस दोनों को मिलाने के लिए उनकी शक्ति और बढ़ाने। केंचुए भी पोषक सूक्ष्म जीवाणुओं की रक्षा करते हैं। वह भूमि की शक्ति बढ़ाने। सावधानी से बचें। अब सावधानी से बचाव क्या है? अब देखते हैं अभी इसमें क्या सावधानी कह रहे हैं कि जमीन की समय पर जुताई, निरोग बीजों का चुनाव, बीजों का रोग प्रतिरोधक, शक्तिवर्धक संस्कार, समय अनुकूल निराई गुड़ाई, फसल चक्र में बदलाव, मिश्रित फसल लेना, व फसल का रोगग्रस्त भाग हटाना, कीट भक्षी पक्षियों के लिए फसल की जगह ठहराव, मुख्य फसल से ध्यान हटा करके आकर्षित करने वाले गेंदे, लाल अम्बाड़ी जैसे पौधों के बीच होना, व पक्षियों की आवश्यकता अनुसार भगाने के लिए आवश्यक साधन आदि के बारे में जागृत रहना। इसी सावधानी के बारे में बीमारी आ सकती है। इतनी सावधानी के बाद भी बीमारी आ सकती है, तो कीटकों की आदत, प्रजनन की विकास आदि के अनुसार हम उपाय करें। कुछ कीटक तीव्र गंध से भागते हैं, कुछ कीटक तीखा सहन न कर पाने से कीटक नाजुक होते हैं, कुछ सामान्य विष के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाते हैं, और कुछ खाने पर भी विष मरते हैं, कुछ केवल छेद करते हैं। फंगस का इलाज। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने इतनी चीज़ें पढ़ी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो ये नया टॉपिक है फंगस रोगों का रोधक इलाज, यानी कि हम क्या बनाना सीखेंगे, फंगीसाइड बनाना सीखेंगे, वो भी देसी तरीके से। कोई खर्चा नहीं होगा इसका, एक 0% बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना के, तो वो करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर तैयार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इस वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी से विदाई लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।